वेलकम बैक टू माय फॉर गवर्नमेंट सर्विस ब्लॉग। आज मैं आपको टीजीटी या किसी सारे एग्ज़ाम्स के लिए मौर्य काल के बारे में बताती हूँ। आप देखते चलना। मौर्य राजवंश के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। इसके अतिरिक्त मौर्य साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें मेगास्थनीज की इंडिका से भी प्राप्त होती हैं। मेगास्थनीज जो कि एक यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, इसके अनुसार भारतीय समाज 7 जातियों में बटा हुआ था तथा भारत में दास प्रथा नहीं थी। मतलब कौन कह रहा है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी? मेगास्थनीज कह रहा है। लेकिन अब कहाँ तक सही है ये तो हमें पूरा जानकारी जब हम प्राप्त करेंगे तब पता चलेगी। यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस नाम का प्रयोग हुआ है। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। चंद्रगुप्त मौर्य 322-298 ईसा पूर्व तक रहता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद वंश के शासक घनानंद की हत्या कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य की कूटनीति का वर्णन विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में मिलता है। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। संधि हो जाने के बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लिए और बदले में क्या किया कि उसको चंद्रगुप्त को एरिया, अराकोशिया, जैड्रोशिया यानी कि एरिया को हेरात और अराकोशिया को कांधार बोलते हैं, जैड्रोशिया बलूचिस्तान और एक क्षेत्र और था आपका पेरिपोनसदाई जो कि काबुल में है। ये 4 क्षेत्र उसने सेल्यूकस से ले लिए थे। इस संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया और वैवाहिक संबंध का जो उल्लेख मिलता है हमें वो एपियानस करता है। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से लगभग पूरे भारत को विजिट किया था। चंद्रगुप्त के 100 गौरा तथा महास्थान अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि मौर्य काल में अकाल के दौरान राज्य की सहायता दी जाती थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने समय में जैन भिक्षु भद्रबाहु से दीक्षा लेकर सरवण बेलगोला में कायाकल्प संलेखन पद्धति के द्वारा प्राण त्याग दिए थे। कई बार हमें ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि संलेखना पद्धति द्वारा किस मौर्य शासक ने अपने प्राण त्यागे थे या फिर कहाँ पर त्यागे थे, इस तरीके से तो कई बार आया हुआ क्वेश्चन रिपीटेड है ये। अब आता है बिंदुसार। बिंदुसार उसका बेटा 298 से 273 ईसा पूर्व तक बैठता है। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा। इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, अपने टाइम पर कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी यूनानी लेखकों ने इसे अमित्र घात कहा है। बस यही एक प्री में क्वेश्चन, कहीं भी एक क्वेश्चन आपको ये जरूर मिल जाता है कि अमित्र घात किसको कहा जाता है, यूनानी ने किसको कहा था, तो बिंदुसार को या अमित्रोचेटस। या फिर इसने कौन सा संप्रदाय को अपनाया था, तो आजीवक। और इसके दरबार में कौन कौन आया था, ये डायमेकस आया था जो कि सीरिया के शासक एंटीयोकस का राजदूत था। किसका राजदूत था? ऐसे एथनियस के अनुसार बिंदुसार ने एंटीयोकस प्रथम से मदिरा, सूखी अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की मांग की थी। पिल्ली के अनुसार मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुए जिसे दबाने के लिए पहली बार सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा गया। अब अशोक आते हैं। जो कहानी होती है या तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे होती है या फिर अशोक के टाइम पे। बिंदुसार के टाइम पे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। अब अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व तक। अशोक ने 273 ईसा पूर्व में ही सिंहासन प्राप्त कर लिया था, परंतु 4 वर्ष तक गृह युद्ध में रहने के कारण अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। राज्याभिषेक से पूर्व अशोक उज्जैन का गवर्नर था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेखों में उसका नाम अशोक तथा पुराणों में अशोक वर्धन मिलता है। यानी कि मास्की और गुर्जरा अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिल रहा है। ऐसे पूछ लिया जाता है कि किन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है, तो उसमें आपको अभिलेख दे देंगे इस तरीके से, मास्की गुर्जरा ऐसे दे देंगे तो उसमें बताना पड़ता है। और या फिर किस में है ना, क्या कहते हैं, अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है इसे पुराणों में। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। 1750 ईसा पूर्व में टिफेंतलर ने सर्वप्रथम दिल्ली में अशोक स्तंभ की खोज की थी। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी।
कल्लड़ की राज तरंगिणी से पता चलता है कि उसका अधिकार कश्मीर पर भी था। इसके अनुसार उसने वहाँ धर्मारणी विहार में अशोकेश्वर नामक मंदिर की स्थापना करवाई। कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपत्तन नामक नगर बसाया। अशोक ने उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ये तो कई बार करोड़पति में ही पूछा गया था कि किन किन को अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजा था, तो श्रीलंका। अशोककालीन जो अभिलेख हैं आप इनको नोट करते चलना या याद कर लेना, क्योंकि टीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पीजीटी के लिए। अशोक प्रथम भारतीय सम्राट था जिसने अपने अभिलेखों की सहायता से सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया। मतलब पहला भारतीय सम्राट था जिसने अभिलेखों के द्वारा ही अपनी प्रजा को बताया कि मतलब ऐसे ऐसे जो भी कहानी घटित होती थी अभिलेखों के द्वारा। मास्की, गुर्जरा, उद्गोलम तथा नेत्रु ये लघु शिलालेखों में अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख, जबकि अन्य शिलालेखों में उसका नाम क्या मिलता है, देवनाम प्रिय, यानी कि देवताओं का प्रिय। अशोक के अभिलेख 3 बताएं। शिलालेख थे, स्तंभ लेख थे, गुहा लेख थे। शिलालेख मतलब जो पत्थरों पे लिख लिए जाते हैं, और स्तंभ लेख जो पिलर होते हैं, और गुहा लेख यानी कि गुफाओं। शिलालेख में भी आपके 2 हैं, वृद्ध और लघु, और स्तंभ में भी हैं दीर्घ और लघु। ठीक है, अब हम पहले शिलालेख पढ़ते हैं। रॉक एडिक्ट्स। शिलालेख पहाड़ों को काटकर शिलाखंडों को समतल कर उस पर उत्कीर्ण किया जाता था। मैंने ये बता रहा था, पत्थरों से, यानी कि पहाड़ों को काटा और उनको समतल किया, प्लेन किया, और उस पर लिखा जाता था। शिलालेख लघु शिलालेख 14 शिलालेखों के मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं है और इस कारण इन्हें लघु शिलालेख कहा गया है। ये निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अरे पहले दीर्घ शिलालेख बताने थे। ये है आपके वृहद शिलालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। यानी कि जो शिलालेख है वो 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है, लेकिन मिले कहाँ से हैं, 8 अलग अलग जगहों से मिले हैं। इन स्थानों के नाम इस प्रकार हैं: शहबाजगढ़ी पेशावर जिले में स्थित, मानसेहरा हजारा जिले में स्थित, कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित, गिरनार काठियावाड़ के जूनागढ़ के समीप स्थित, गिरनार की पहाड़ी में धौली उड़ीसा की पुरी जिले में स्थित गांव, जौगढ़ उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित, एरागुडी आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित, सोपरा महाराष्ट्र प्रांत के ठाणे जिले में स्थित। जौगढ़ तथा धौली के शिलालेखों पर 11वें 12वें तथा 13वें शिलालेख के स्थान पर 2 अन्य लेख खुदे हुए हैं जिन्हें अलग कलिंग प्रज्ञापन, पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहा जाता है। इस अभिलेख में कलिंग राज के प्रति अशोक की शासन नीति के विषय में उल्लेख किया गया है। अब अशोक के जो शिलालेखों में वर्णित विषय वस्तु है तो हम देख लेते हैं यहाँ पे। शिलालेख प्रथम, जिसमें पशु बलि की निंदा की गई है। संपूर्ण प्रजा, अशोक कहता है कि जो पूरी प्रजा वो मेरी संतान की तरह है। दूसरे शिलालेख में बताया गया चोल पांड्य साथी पुत्र एवं चेर यानी कि केलपुत्र की चर्चा की गई है। पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्य है। मतलब अशोक कहता है कि हमें पशु चिकित्सा और मानव चिकित्सा और लोक कल्याणकारी कार्य करने चाहिए, ये करेंगे, है ना। तृतीय, राजकीय अधिकारियों युक्त राज्यों और प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश दिया गया है। यानी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किन किन को उसमें जैसे 4-5 दे देते हैं ऑप्शंस, और उसमें युक्त राज्यों को प्रादेशिक बोल दो, एक अलग दे देंगे ऑप्शन, और आपसे पूछ लेंगे कि किन किन अधिकारियों को हर 5वें वर्ष में दौरा करने का आदेश कलिंग अपने तीसरे शिलालेख में कहता है, वो किसको नहीं कहता है। और ये 3 दे दिए, और वो जो नहीं होगा तो वो नहीं होगा। तो आप याद रखना, युक्त राज्यों को प्रादेशिक हर 5वें वर्ष में दौरा करने का। और उसमें शायद तक्षशिला है और एक और आपका वैशाली है, शायद वैशाली, वो एक आपका तक्षशिला है और एक आपका उज्जैन था। चौथा में आपके कहते हैं धर्मचरण से भेरी घोष धम्म घोष में बदल गया। नहीं, धर्मांचरण को भेरी घोष से धम्म घोष में बदल दिया गया है। 5वें शिलालेख में धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। मौर्यकालीन समाज एवं वर्णव्यवस्था की जानकारी मिलती है। 6ठे में
इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है और आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकती है। 7वें में सभी पंथों के मध्य आत्मनियंत्रण और मन की पवित्रता होनी चाहिए। 8वें में सम्राट की धम्म यात्रा का वर्णन है, यानी कि धम्म यात्रा मतलब धर्म के प्रचार के लिए जो यात्रा की जाती है। बोध गया के भ्रमण का उल्लेख है। 9वें में धम्म समारोह की चर्चा है, सच्ची भेंट व शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वें में इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। इसमें ख्याति और गौरव की निंदा की गई है और धम्म नीति को श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। 11वां धम्म विजय की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। 12वें में सर्वधर्म समभाव एवं स्त्री मामात्र की चर्चा की गई। 13वें में कलियुग युद्ध का वर्णन किया गया है। ये 13वां भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसमें बोलते हैं ना कि कलिंग युद्ध का वर्णन हमें किस शिलालेख में मिलता है, तो 13वें में पड़ोसी राज्यों का वर्णन, अपराध करने वाली आठविक जातियों का उल्लेख, और आठविक जातियों का भी बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 14वां अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। अब लघु शिलालेख आते हैं, तो लघु शिलालेख 14 शिलालेखों के मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं है और इस कारण इन्हें लघु शिलालेख कहा गया है। मतलब ये जो बृहत शिलालेख थे उसमें जो 14 शिलालेख बताए थे उसमें ये शामिल नहीं था, इसलिए लघु बोल दिया। और लघु कितने हैं? रूपनाथ एमपी के जबलपुर जिले में स्थित है, गुर्जरा एमपी के दतिया जिले में है, सासाराम बिहार, बाबरू बैराट राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित, मास्की हैदराबाद के रायचूर जिले में स्थित, ब्रह्मगिरी मैसूर के चित्तलदुर्ग जिले में स्थित, सिद्धपुर ब्रह्मगिरी के 1 मील पश्चिम में स्थित, और जंटी ग्रामेश्वर ब्रह्मगिरी से 3 मील उत्तर पश्चिम में, आरगुडी आंध्र के कर्नूल जिले में, और गेवी मठ मैसूर के कोपबल नामक स्थान के समीप स्थित है। पालगी गुंडू गोवी मठ से 4 मील की दूरी पर स्थित है। राजुल मंडगिरी आंध्र के कर्नूल जिले में स्थित है। अहरौरा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। तो ये 13 हैं। अशोक का बौद्ध होने का सबसे पहले सबल प्रमाण उसका भाब्रू प्राप्त लघु शिलालेख, यानी कि अभी हमने वो बैराट बताया था, राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित था, तो वहाँ से मिलता है सबसे पहले उसके बौद्ध होने का प्रमाण, जिसमें अशोक स्पष्टतः बुद्ध धम्म तथा संघ का अभिवादन करता है। अब आपके आते हैं पिलर एडिक्ट, यानी कि स्तंभलेख। और स्तंभलेख अशोक के कुछ लेख पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं, पत्थर के स्तंभों पर, जिसके कारण ये स्तंभलेख के नाम से प्रसिद्ध है। दीर्घ स्तंभलेख, मैंने आपको बताया था इसमें भी दीर्घ और लघु थे, तो दीर्घ इसके अंतर कितने हैं? 7 राजाज्ञाएं प्रज्ञापन है जो स्तंभों पर उत्कीर्ण है। इनमें से 7वां लेख सर्वाधिक लंबा है। ये स्तंभलेख विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुआ है, जैसे प्रयाग स्तंभलेख, ये पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभलेख को अकबर ने कहाँ लेकर स्थापित कर दिया? इलाहाबाद के किले में। दिल्ली टोपरा, ये स्तंभलेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। लौरिया अरराज बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। लौरिया नंदनगढ़ बिहार के चंपारण जिले में स्थित है, तो लौरिया दोनों आप ध्यान रखना, दोनों ही चंपारण में है। रामपुरवा बिहार के चंपारण में, ये भी रामपुरवा बिहार के चंपारण। तो दिल्ली मेरठ, इस स्तंभलेख को फिरोज शाह तुगलक द्वारा मेरठ से दिल्ली लाया गया। अब लघु स्तंभलेख में अशोक की राजकीय घोषणाओं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें सादा तौर से लघु स्तंभलेख कहा जाता है। ये तो आप इसको लघु स्तंभलेख, उसको दीर्घ स्तंभ को मैं उसमें राजा की आज्ञाओं का उल्लेख बता रहा था, इसमें घोषणाएं बता रहा है राजा की। तो ये निम्नलिखित स्थानों से मिलती हैं। आपका है सांची रायसेन एमपी, सारनाथ वाराणसी यूपी, कौशाम्बी इलाहाबाद के समीप, रुमंदई नेपाल की तराई में स्थित, निगलिवा निगाली सागर नेपाल। सांची व सारनाथ लघु स्तंभ लेखों में अशोक अपने महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कारुवाकी और उसके पुत्र तीवर का उल्लेख है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की। इसके बाद राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी गांव गया। उसने लुम्बिनी गांव को कर मुक्त घोषित किया तथा भू राजस्व की दर को 1/6 से घटाकर 1/8 कर के रूप में लेने की घोषणा की, क्योंकि वो वहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी गांव में। अशोक के सभी अभिलेखों का विशेष प्रशासनिक था, जबकि रुमंदई अभिलेख का विषय आर्थिक था। अब गुहा लेके आपके, तो गुहा में मतलब गुफा में बिहार के गया जिले में स्थित बराबर की पहाड़ियों को 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण हैं। इनमें आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुफाएं दान में दिए जाने का उल्लेख है।
ये सभी अभिलेख प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख शहबाजगढ़ी और मानसेरा की लिपि खरोष्टी है। तक्षशिला तथा लघमान से अरामाइक लिपि में तथा कांधार के पास सरेकुना नामक स्थान से यूनानी और अरामाइक लिपियों में लिखा गया है। द्विभाषी अभिलेख मिलता है। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए 4 गुफाओं का निर्माण कराया, जिसके नाम कड़, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। अशोक के उत्तराधिकारियों में दशरथ ने भी देवनाम प्रिय के उपाधि धारण की तथा नागार्जुन पहाड़ियों में आजीवक संप्रदाय के लिए लोमारसी, गोपी और बटथिका गुफा का निर्माण करवाया। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर होता गया तथा 185 ईसा पूर्व में मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक वृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। अब आते हैं मौर्य प्रशासन पर। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत ही भारत में प्रथम बार राजनीतिक एकता देखने को मिली। सत्ता का केंद्रीकरण राजा में होते हुए भी वह निरंकुश नहीं होता था। मौर्य नौकरशाही एक पिरामिड के समान थी, जिसमें शीर्ष पर मंत्री और नीचे अन्य कर्मचारी थे। मौर्य प्रशासन के शीर्षस्थ अधिकारी तीर्थ कहलाते थे। ऐसे अधिकारियों की संख्या 18 थी। कुछ प्रमुख तीर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये समाहर्ता, सन्निधाता लास्ट टीजीटी एग्जाम्स में भी आए हुए थे। तो समाहर्ता राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, वित्त मंत्री, कर संग्राहक, सन्निधाता राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी, कोषाध्यक्ष, कार्मांतिक उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक, अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक जो सीमा से पार होते थे, व्यवहारिक सीमा पे बने हुए थे, दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। तीर्थ के पश्चात अधिकारी क्रम में अध्यक्षों का स्थान था तथा इनकी संख्या 27 थी और ये थे इस तरीके से, आप देख लीजिए, सीताध्यक्ष, पौतवाज, लक्षणाध्यक्ष, पुण्याध्यक्ष, विविधा। इसमें से ये लक्षणा वाला आया हुआ था लास्ट टाइम। मुद्रा टकशाल का प्रधान अधिकारी, सीताध्यक्ष कृषि विभाग का, पौतवा मापतौल का, और ये पुण्याध्यक्ष व्यापार वाणिज्य, विविधाध्यक्ष चरगाहों का, आकारा खानों का अध्यक्ष। ठीक है। राज्य को कई प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया है। अशोक के समय 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। प्रांतों का शासन प्रांतीय प्रशासन के अधीन होता था। अशोक के अभिलेख में उन्हें कुमार या आर्यपुत्र कहा गया है। प्रांतीय और स्थानीय शासन उत्तरापद तक्षशिला, अवंती राष्ट्र उज्जैनी, कलिंग प्रांत तौशली, दक्षिणापद सुवर्णगिरी, प्राची पाटलिपुत्र। ये मैचिंग करने के लिए आता है, कई बार आया हुआ है। अब आपके आते हैं न्याय व्यवस्था। मौर्य न्याय व्यवस्था कठोर थी तथा न्यायालय की सर्वोच्च शक्ति सम्राट में निहित होती थी। न्याय का उद्देश्य सुधारवादी न होकर आदर्शवादी था। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्यायालय का वर्णन है, एक तो धर्मस्थीय न्यायालय, एक कंटक शोधन न्यायालय। धर्मस्थीय न्यायालय नागरिकों के पारस्परिक विवादों का निपटारा करते थे, इन्हें दीवानी न्यायालय कहा जाता था। कंटक शोधन राजा तथा नागरिकों के मध्य होने वाले विवाद का निर्णय करने वाले न्यायालय को कंटक शोधन न्यायालय, ये फौजदारी अदालतें करती थी। गुप्तचर व्यवस्था, यह विभाग एक अलग अमात्य के अधीन रखा गया था, जिसे महामात्या सर्प कहा जाता था। एक स्थान पर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था और भ्रमणशील गुप्तचर को संचार कहा जाता था। तो वैसे भी देख लो, संस्था तो एक जगह ही होती है हमेशा। भ्रमणशील संचार हम कहते हैं ना, हमारी बातों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, कम्युनिकेशन, उस तरीके से आप देख लो तो वो भ्रमणशील, यानी कि वो बातें इधर उधर हो रही हैं तो वो संचार हो गया। पुरुष गुप्तचरों को संति, तृष्णा तथा शरद कहा जाता था और स्त्री गुप्तचरों को वृषली, बिच्छुकी। वो तो वैसे भी तुमको ली की और इससे पता चल रहा है कि स्त्री वाला गुप्तचरों को। परिवाजक, परिवार को संभालने वाली कौन होती है? स्त्री होती है ना, तो बस ऐसे करके याद कर लो। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक समूह करता था, जिसमें 6 समितियां होती थी और हर में 5 सदस्य होते थे। आर्थिक व्यवस्था, चंद्रगुप्त के समय सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। पुष्यगुप्त ने, जिसकी जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है। ये पूछा जाता है जूनागढ़ अभिलेख से हमें किस झील, सुदर्शन झील का हमें जो पता चलता है किस अभिलेख से पता चलता है? जूनागढ़ अभिलेख से। अशोक के समय सौराष्ट्र के राज्यपाल तुषशाप ने सुदर्शन झील की जीर्णोद्धार करवाया था तथा पानी के निकास के लिए नहर का निर्माण करवाया था। राजकीय भूमि पर प्रधान अधिकारी शीताध्यक्ष दासों, कर्मकारों और कैदियों की मदद से कृषि कार्य करवाता था। किसान अपनी उपज का 1/6 1/14 भाग तक भूमि कर राज्य को देते थे। अदैव मात्रक अर्थात वह भूमि जिस पर बिना वर्षा के भी अच्छी खेती होती है उसे एक अच्छा माना जाता है। अर्थशास्त्र में विस्तृत मुद्रा प्रणाली की चर्चा की गई है। इसमें विभिन्न प्रकार के सिक्के, पर्ण, सुवर्ण, कांसावर्ण, माशक, कारकाण और अद्र काकाण का उल्लेख मिलता है।
लक्षणाध्यक्ष मुद्रा जारी करता था। लोग जब स्वयं सिक्के बनवाते थे तो उस राज्य को ब्याज रुपया या परीक्षण के रूप में देना पड़ता था। तो ये आपका मौर्य काल एक ही वीडियो में मैंने समाप्त कर दिया है। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में मौर्य काल से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो लाऊंगी, तो आप पहले इसको पूरा पढ़ लीजिए, फिर आप इसके क्वेश्चंस के आंसर देना। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना।